हाउ आर यू। आज हम अपना हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आप यूपीपीसीएस आईएएस किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बेसिकली ये समझना चाहिए कि हिस्ट्री एक ऐसा सेगमेंट है जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्री अगर आप उठा ले तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके हैं ओवरऑल सेगमेंट से। इसको याद करना आसान है, समझना आसान है और बहुत आराम से आप कर सकते हैं। पर इसको करने के लिए पहली चीज आपको जाननी है कि ये कितने सेगमेंट में बटा हुआ है। आईएएस की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनकी ईज के लिए हम इसे किसी तरह से डिवाइड कर रहे हैं जो आपके काम आएगा। अगर आप देखेंगे तो आज जो हम आपका लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडियन हिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज जो हम करेंगे हम सिर्फ आपको एक जीस्टिंग देंगे, ओवरऑल लेक्चर स्टार्ट नहीं होगा। एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक क्या पढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है, उसके बारे में सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। तो 3 सेगमेंट में आपका हिस्ट्री पार्ट डिवाइडेड है। पहला जैसे आपका लिखा हुआ है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद आपका आता है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बाद आता है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इन 3 पार्ट्स में अलग अलग टाइमलाइन हम डिवाइड कर लेंगे ताकि हम प्रिपरेशन को इजीली कर पाएं। और उसको करने के लिए आपको इसका डिवीजन जरूरी करना है। तो आइए इसके डिवीजन पे चलते हैं। अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बेटा कभी भी बात करेंगे तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम अप्रॉक्स 10,000 BC से स्टार्ट करेंगे और इसको हम खत्म करेंगे जाके 647 AD में। फिर से ध्यान रखिएगा, हम 647 AD में इसे खत्म करेंगे। ये वो टाइम है जब हर्षवर्धन की डेथ हुई थी। ये वर्धन डायनेस्टी के एक रूलर थे जिनका नाम था हर्ष। इनकी डेथ का टाइम है और इस टाइम पर हम इसको जाके खत्म करेंगे। अभी आपको अंदर इसके पूरा बताता हूं एंशिएंट में क्या है। इसके बाद जब हम बेटा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो ये भी कई सेगमेंट में डिवाइडेड होगा। पहला हम अर्ली मिडिवल हिस्ट्री बात करेंगे। तो अर्ली मिडिवल हिस्ट्री की जब हम बेटा बात करेंगे तो 647 AD से हम इसे स्टार्ट करेंगे और इसको जब हम खत्म करेंगे तो ये हमारा जाएगा 1192 बैटल ऑफ तराइन फाइनल। इसके बाद थोड़ा सेगमेंट बदलेगा और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में जो हमारे यहाँ इन्वेडर्स आए थे वो अब यहाँ पे रिजाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से हम अगर थोड़ा गैप ले लें और 1206 से आ जाएं तो यहां से हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है और यहां से हम अपनी मिडिवल को कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे। पहले 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहेगी और फिर 1526 से दिल्ली सल्तनत आपकी खत्म होगी और यहां से आपका मुगल एरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1526 से बेटा हमारा मुगल एरा स्टार्ट होगा और इस मुगल एरा को जब हम कंटिन्यू करेंगे तो 1526 से कंटिन्यू होगा 1707 में क्या हुआ था, इस टाइम पे औरंगजेब की डेथ हुई थी। ये टाइम है औरंगजेब की डेथ का। इसके बाद फिर मैं बोल रहा हूं हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए डिवीजन कर रहे हैं। हिस्टोरियंस ने डिवीजन ऐसे नहीं लिया, हम अपनी तैयारी के लिए कर रहे हैं। इसके बाद जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आते हैं तो 1707 से हमारा अर्ली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स हमारे 1707 से स्टार्ट होकर 1856 तक चलेंगे। 1856 के बाद ये चीजें हमारी खत्म होंगी। इसके बाद हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अर्ली फेज आ जाएगा और इसमें जो हम पढ़ेंगे बेटा, पहले पढ़ेंगे रिवोल्ट 1857 की। इसके बाद अर्ली नेशनलिस्ट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। अर्ली नेशनलिस्ट के बाद हमारे 2 पार्ट आ जाएंगे, एक मॉडरेट का एंड एन एक्सट्रीमिस्ट का। ये एरा खत्म जैसे ही होगी वैसे ही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एरा स्टार्ट हो जाएगी गांधी जी की। तो यहां पे हमारी गांधीयन एरा स्टार्ट हो जाएगी और गांधीयन एरा जो हमारी स्टार्ट होगी वो बेटा आपकी स्टार्ट होगी 1916 से अप्रॉक्स। वैसे ये 14 में इंडिया आ गए थे और जब 14 में आए थे तो 9 जैन को आए थे। अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारे देश में 9 जैन को हम प्रवासी दिवस बनाते हैं क्योंकि इस दिन साउथ अफ्रीका से हमारी कंट्री वापस आए थे। इसके बाद गांधी जी का एरा स्टार्ट होता है, इनकी डेथ तक चलता है। ये कब मरते हैं, 1948 में। इसके बाद आजादी होती है, आजादी का टाइम आपका आ जाता है और यहां से हमारे फेज बदलते हैं और यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है नेहरू एरा। अगर इसको आप इस तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्प मिलेगी। इस फेज को पढ़ने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, बुक्स से पहले आइए एंशिएंट का भी सब डिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि एंशिएंट का सब डिवीजन हमें करना है, तो एंशिएंट में इधर आपके लिए लिख रहा हूं, आप ध्यान दे दीजिएगा। एंशिएंट के सब डिवीजन की जब हम बेटा बात करते हैं तो पहला फेज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपको पढ़ना है मैक्सिमम,
इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां आपको ये पढ़ना है। इससे पहले चैल्कोलिथिक एज एंड ब्रॉन्ज एज के बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए काउंट करता है। क्वेश्चंस कम आते हैं चैल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज एज से, बट आईबीसी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो हम आईबीसी को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमें जो एंशिएंट में पढ़ना है वो वैदिक एज पढ़ना है। वैदिक एज के बाद हमें लेटर वैदिक एज पढ़ना है, एज ऑब्वियस जो हमें पता ही है। लेटर वैदिक एज जैसे ही हमारी खत्म होगी बेटा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आ जाएगा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। इसमें दो इंपॉर्टेंट रिलीजन है जो हमें पढ़ने हैं, एक है हमारा जैनिज्म और एक है बुद्धिज्म। ये दोनों रिलीजन एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसे आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। इसको आपको हर हाल में पढ़ना और समझना है। जैसे आप जैनिज्म एंड बुद्धिज्म खत्म करेंगे, 16 महाजनपदास के बारे में बात करेंगे, और यहीं से आ जाएगी पहली हमारे यहाँ की ग्रेट डायनेस्टी मगधा। मगधा का ओरिजिन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसमें हम डायनेस्टीज पढ़ेंगे, हर्यक से स्टार्ट करके नंदा, और नंदा के खत्म होने के बाद आ जाएगी द ग्रेट मौर्यंस। ग्रेट मौर्यंस को जब बेटा हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद एंशिएंट में हमें ज्यादा सब पार्ट्स नहीं पढ़ने होते। एंशिएंट में इसके बाद अगर आप कवर अप करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंशिएंट में मौर्यंस के बाद अगर आपको कवर करना है तो गुप्ता एज आपको पूरी पढ़नी है, जो आपसे एग्जाम में हर हाल में पूछी जाएगी। गुप्ता एज के बाद कुछ आपके अदर डायनेस्टीज जैसे इंडो ग्रीक्स हो गए, सातवाहनाज हो गए, कुशानाज हो गए, इवन तमिल लिटरेचर हो गया जिसे संगम साहित्य बोलते हैं। इतनी चीजें जब आप यहां पे पढ़ लेंगे तो आपका कुछ फेज यहां का खत्म होते हुए दिखेगा। इतना करने के बाद आप एंशिएंट को रिस्क लेके छोड़ सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट से प्री में क्वेश्चंस कम आते हैं। फिर से समझिएगा, एंशिएंट का सेगमेंट आज की डेट में यूपीएससी में कम है, मेंस ओरिएंटेशन में बहुत है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट जुड़ जाता है, वो आपको जरूर पढ़ना है। बट अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो इसे आप ब्रेक कर सकते हैं। अब एक हिस्ट्री की टाइमलाइन बनाते हुए चलते हैं ताकि हमारी चीजें आगे कंटिन्यू होती रहें। अब एंशिएंट के सेगमेंट को हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मैंने आपसे बोला कि आप प्री हिस्टोरिक एरा छोड़ दीजिए, प्री हिस्टोरिक एरा से क्वेश्चंस कम आते हैं, तो इसको हमें नहीं पढ़ना या इसको समझने की हमें जरूरत नहीं है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज तो इसके नाम पर ही आ जाती है कि इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता ही क्यों रखा गया, हड़प्पन कल्चर ही क्यों रखा गया। उसका बेसिक रीजन बेटा सिर्फ एक बनता है कि हिस्ट्री में हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो पहली साइट एक्सकीवेट की जाएगी, मतलब जो पहली साइट ढूंढी जाएगी, उसके नाम पर उस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाएगा। तो जो सबसे पहले हमने ढूंढा था वो ढूंढा था हड़प्पा। जब हमने सबसे पहले हड़प्पा ही ढूंढा तो इसका नाम भी हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। सबसे पहली जो मेजर रिवर मिली वो मिली हमें इंडस, तो हमने इसका दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कर दिया। पहली चीज क्लियर। दूसरा आप समझिए, 1947 के बाद हमने इसमें जब सिविलाइजेशन में सर्च स्टार्ट किया, ये ध्यान रखिएगा जो डेटा आपको मैं बता रहा हूं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और ओल्ड टेक्स्ट एनसीईआरटी अभी भी यूपीएससी फॉलो कर रहा है। आज की डेट में 3000 से ऊपर साइट एक्टिवेट हो चुकी है, बट जो हम मानते हैं कि 1400 साइट्स अगर ओवरऑल ढूंढी गई हैं तो जाहिर सी बात है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये सब पाकिस्तान में है, तो कुछ साइट्स इंडिया में होंगी और कुछ साइट पाकिस्तान में होंगी। तो इंडिया में जो टोटल साइट्स हैं इनमें से वो हैं 925 अप्रॉक्स, और जो पाकिस्तान में है वो 475 अप्रॉक्स। इससे ज्यादा साइटें अभी हमें नहीं मिली। दूसरी चीज, ये जो आपकी सिविलाइजेशन है इसका जो शेप है एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है ये रेक्टेंगुलर है, इसका जो स्प्रेड है ये रेक्टेंगुलर है। इसके बाद इसके डायरेक्शंस के बारे में आपसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं, तो आप इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये चीज आप भूल गए तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो देखिए डायरेक्शन में आपको पता है ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। तो पहली चीजें ध्यान रखिए कि इसके कॉर्नर्स आपसे पूछ ले जाते हैं कि ईस्ट कहां है, वेस्ट कहां है, नॉर्थ कहां है, साउथ कहां है। ठीक है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के बारे में हम बात करेंगे और इसको समझना आपके लिए जरूरी है। मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूं, अगर आपको कोई भी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगली बार हम लोग उसे ध्यान रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर बात करें तो देखिए आपको सिंपल सी चीज करनी है, आपको एक डायरेक्शन लेना है और उसमें लिखते चले जाना है क्या, मैट्स। मैट्स एक सिंपल सा वर्ड है, बहुत बड़ी चीज नहीं है।
आपको क्लॉकवाइज लिखना है M A D एंड S। अगर आप मैथ्स लिख देंगे तो आपके चारों के चारों कॉर्नर आपको याद हो जाएंगे। N फॉर नॉर्थ, यहां पे हमने M लिखा, M से आपकी साइड होगी मांडा। ठीक है, आपकी मांडा जो है ये कहां पर है बेटा, J&K में, और J&K में कहां पर है, पहलगाम के पास। A से आपका बेटा आएगा आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर यूपी में मेरठ के पास है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जब मेरठ के पास हम जाते हैं तो यहां पर एक रिवर है, जहां पर ये है, इसको बोलते हैं हिंडन। ये वही हिंडन रिवर है जो बाद में यमुना से जाके मिल जाती है। जब आप ज्योग्राफी के कभी सेगमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा ये हिंडन रिवर थोड़ा चलती है मेरठ के पास से, इसके बाद ये आगे जाके यमुना में मिल जाती है और दिल्ली की तरफ चली जाती है। इधर मांडा जो है, यहां पर दो ही रिवर है, तो ये होगी चेनाब पे। इसके बाद डी से जो आएगा बेटा वो आएगा दायमाबाद। फिर से ध्यान रखिएगा, दायमाबाद है, दायमाबाद मत पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। तो ये है दायमाबाद। दायमाबाद जो है बेटा आपका, ये आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है और इसकी रिवर है प्रवरा, इसकी रिवर है प्रवरा। इसके बाद एस से आपका पाया जाता है सुतकेंडोर। बेटा यहां पे भी आप ध्यान रखिएगा, जी हमने सुतकेंडोर लिखा है, ये पाकिस्तान के एरिया में पाया जाता है और पाकिस्तान के एरिया में बलूचिस्तान के पास पाया जाता है। ठीक है, यहां पर आपको एक और चीज याद रखनी है, ये बलूचिस्तान में पाया जाता है। बलूचिस्तान सेगमेंट आप फिर से एग्जाम में जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बलूचिस्तान जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आता है पाकिस्तान के, और ये हमेशा एक डिस्प्यूटेड एरिया है, मतलब पाकिस्तान से बलूचिस्तान हमेशा फ्री होना चाहता था, उसके लिए डिस्प्यूट्स चलते हैं। जैसे हमारी कंट्री में J&K के लिए पाकिस्तान टेररिस्ट देता है, स्पॉन्सरशिप करता है, वैसे हमारे एजेंट्स बलूचिस्तान को सपोर्ट करते थे कि हम पाकिस्तान से उन्हें फ्री करा पाए। इसके चक्कर में अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की अगर आप बात करें तो यूएसए ने इसे भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह अनाउंस कर दिया था कि बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब पाकिस्तान को एक फ्री हैंड मिल चुका है कि वो किसी भी तरह ने एक्सप्लॉइट करके खत्म करें। तो ये आपके चार कॉर्नर हैं जो आपको याद रखने हैं आईवीसी में। ठीक, आईवीसी में बेटा अगला सेगमेंट आपको जो समझना है वो ये समझना है, जैसे हमने आपको डायरेक्शंस बता दिए कि ये डायरेक्शंस किस तरह आपके फुलफिल होते हैं। अब इसके फीचर्स से मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि आईवीसी के फीचर्स क्या हैं, क्या इसका चीजें अच्छी हैं, कैसे बेसिक चीजें हैं, जो एक अर्बन सिविलाइजेशन है, रूरल सिविलाइजेशन नहीं है। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि जो सिटी है वो ग्रिड पैटर्न पे बटी हुई है। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है ये पहले से एक प्लान्ड सिटी है। हमारी कंट्री में आज की डेट में कुछ प्लान्ड सिटी हैं। पहली प्लान्ड सिटी जो हमारी कंट्री की है वो चंडीगढ़ है। इसका मतलब क्या होता है आप समझिए, सिटी बनाने से पहले हम उसका प्लान करते हैं, उस स्पेस को पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। अनप्लान्ड सिटी क्या होती है, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, मुंबई है, कोलकाता है, ये प्लान्ड नहीं की गई, ये बस आपकी बसा दी गई। बट प्लान्ड सिटी में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल बनता है, उसको डिवाइड किया जाता है, उससे चीजें की जाती हैं। तो राइट एंगल में बनने वाली सारी चीजें हैं जिससे इसका काम चलता है। अब इसमें क्या है, ये आपकी मेन रोड है, इस मेन रोड पे कोई घर नहीं होगा, फिर ये सब स्ट्रीट्स होंगी, इन पे घर होंगे, और इन पे भी घर जो होंगे वो अंदर खुल रहे होंगे, मेन रोड पे नहीं खुल रहे होंगे। तो चीजें इन्होंने बहुत अच्छे सेगमेंट से बनाई हुई होती हैं जिसके थ्रू इनको अच्छा माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर सिटाडेल पाया जाता है, जैसे हिंदी में बोलेंगे तो दुर्ग बोला जाता है, और एक लोअर टाउन पाया जाता है। तो ये दोनों चीजें भी आपको समझनी है। सिटाडेल जो होता है वो ऊपर होता है, एक चबूतरे टाइप के ऊंचा प्लेस होता है जहां पर एलीट क्लास, प्रीस्ट ये सब रहते थे। और अगर लोअर टाउन की बात करोगे तो शहर में एक निचला हिस्सा होता है, चारों तरफ फोर्टिफिकेशन होता है। मतलब मान लीजिए आपका अपर टाउन बनाया गया, लोअर टाउन बनाया गया, तो इसको पूरा फोर्टिफाई कर दिया जाएगा। कुछ प्लेसेस है जहां पे फोर्टिफिकेशन नहीं मिला, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जब हम डिटेल में लेक्चर लेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक डिवीजन पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी हो कभी भी, अगर आपने कभी भी बॉलीवुड का शौक रहा हो और आपने मूवी देखी हो, तो याद करिए उसमें जो आपका एक्टर है वो सीढ़ी से ऊपर जाता है अपर टाउन में। तो अपर टाउन यही होता है सिटाडेल, जहां पर हाई क्लास रहती थी, और एक लोअर टाउन होता है जहां पर लोअर क्लास ट्रेडर्स, बिजनेस मर्चेंट्स ये सब रहते थे। तो एक सब डिवीजन पाया जाता है यहाँ पर, इसके बारे में पूछा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी गई है, गॉड्स। पहली चीज आप ध्यान रखिए कि यहां पर भगवान का कोई भी काम नहीं था, मतलब मंदिर नहीं पाए गए, स्टैचूज पाए गए,
तो इसके बारे में समझ लीजिए। 3 आपके एनिमल्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। इनका वर्शिपेबल सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल अगर बात करेंगे तो था क्या, 1 हॉर्न यूनिकॉर्न। ठीक, इसके बाद इमेजिनरी एनिमल इसे बोला जाता है, ये इमेजिनरी एनिमल था। इसके बाद बेटा इसे सबसे ज्यादा जो इन्होंने वर्शिप की है वो किसकी की है, सबसे ज्यादा वर्शिप इन्होंने की है हम्प्ड बुल की। बेटा हम्प्ड मतलब क्या होता है, अभी आपको बता दे रहा हूं, कुबड़। आपने बैल देखा होगा जिसकी पीठ उभरी हुई होती है, जैसे ऊंट की होती है, उसे हम्प्ड बुल बोलते हैं। ये आपको क्या ट्रेड देता है, ये ट्रेड देता है नंदी का। आज की डेट में लॉर्ड शिवा की जो सवारी है उसे भी बुल बोला जाता है, नंदी। तो ये नंदी का ट्रेड देता है कि वहां पे नंदी की भी वर्शिप की जाती थी। इसके बाद गिलगामेश जैसे एनिमल्स भी थे जिनकी वर्शिप की जाती थी। तो ये दोनों एनिमल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। ये इमेजिनरी एनिमल है, ये रियल एनिमल है जिसे वर्शिप किया जाता था। फिर अगर भगवान की बात करें, वर्शिपल गॉड्स, तो उनकी अगर हम बात करेंगे तो बेटा वहां पर आपके पशुपति शिवा एंड मदर गॉडेस। बेटा इनके बारे में हमें कैसे पता चला, हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन और फेउलास बहुत मिले हैं। फेउलास की बात करें, PHALAUS, इसकी बात करेंगे तो ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम शिव से कंसीडर करते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है मदर गॉडेस से कंसीडर करते हैं। तो इनके बहुत सारे टेराकोटा फिगरिन मिले हैं, मतलब मिट्टी के बनी हुई बहुत सारी चीजें मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर इन्हीं दोनों की वर्शिप बहुत ज्यादा की जाती थी। इसके बाद अब आप ये समझ लें कि जो आईवीसी की हमें डिटेल्स पता है वो हमें आज की डेट से कंपेयर करके पता चली है कि आज की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इस टाइम पे गॉडेस की कोई वैल्यू थी नहीं। जिस तरह आज हम इन्हें मानते हैं कि पशुपति शिव थे, जिस तरह हम आज बोलते हैं कि नंदी थे, उसी से हमने इसे कंपीट किया है। बेसिक रीजन ये है कि इस सिविलाइजेशन को हम अभी तक रीड नहीं कर पाए, मतलब इसकी लैंग्वेज हम नहीं पढ़ पाए, अभी भी इसकी स्क्रिप्ट अनरेड है। ऑलरेडी वहां पर एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है महादेवन, ध्यान रखिएगा एग्जाम में इनका नाम पूछा जा चुका है सॉरी, महादेवन जी के बारे में पूछा जा चुका है। तो महादेवन ने इसके बारे में क्लियरली बताया है कि जो आपकी स्क्रिप्ट है वो उसे पढ़ चुके हैं। स्क्रिप्ट के ट्रेड्स की अगर आप बात करेंगे तो स्क्रिप्ट के ट्रेड्स की अगर आप बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह लिखी जाती है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगी, फिर दूसरी लाइन राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। और दूसरा, इस स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक बोलते हैं। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, मतलब इसमें जो वर्ड्स हैं वो मैक्सिमम पिक्चर से बने, फिगर्स बने हैं। तो फिगर्स को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको कई बार कंसीडर किया गया है, सुमेरियन सिविलाइजेशन से मिलता हुआ है, ईरानियन सिविलाइजेशन से मिलता हुआ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मिलता हुआ है, बट उनके ट्रेड से आईवीसी बिल्कुल अलग है। यहां पर एक म्युनिसिपैलिटी का वर्क करती थी जो सारे काम करती थी। अब आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हर जगह ड्रेनेज पाया गया होगा, कहां ड्रेनेज नहीं पाया गया, तो एक बनावली प्लेस है जहां पर ड्रेनेज नहीं पाया गया। सबसे बड़ी लैंग्वेज का जो हमें डिस्क्रिप्शन मिला है साइन बोर्ड का, सबसे बड़ा जो बेटा हमें साइन बोर्ड मिला है वो हमें मिला है धौलावीरा से। तो यहां से जो हमें सबसे बड़ा साइन बोर्ड मिला है वही एक हमारा ट्रेट है जो हमारे सामने है, बाकी हमें कहीं से कुछ नहीं मिला। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये चीजें कैसे आपके लिए वर्क करती हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये सिविलाइजेशन अच्छे से चली, सब कुछ हुआ, फिर इसके 3 फेज पाए जाते हैं। 3 फेज का मतलब क्या होता है, पहला अर्ली हड़प्पा होगा, फिर मैच्योर होगा, फिर लेटर हड़प्पा होगा। अर्ली हड़प्पा में क्या होगा भाई, सिविलाइजेशन के ट्रेस आएंगे, स्थिति बनना स्टार्ट होगी, चीजें डेवलप होनी स्टार्ट होंगी। मैच्योर फेज भी होगा जिसके बारे में आज हम ट्रेड की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपका लेटर हड़प्पा होगा। तो कई ऐसे सिविलाइजेशन के प्लेसेस होंगे जहां पे तीनों फेज पाए जाएंगे। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि तीनों फेज कहां पाए जाते हैं। तो देखिए आईवीसी से आपसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। हम जब अपने रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो पूरा एक सेगमेंट लेते हुए चलेंगे जिसके थ्रू हम आपको पूरा आईवीसी भी समझाएंगे। इस आईवीसी के बाद अगर आप देखेंगे तो आईवीसी का डिक्लाइन कैसे हुआ ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आईवीसी के डिक्लाइन होने के कॉजेस बहुत थे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फेयर एंड सर्विसेज ने एक चीज बोली है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फेयर एंड सर्विसेज ने बोला है इकोलॉजिकल डिसबैलेंसेस हुए थे जिसके चक्कर में सिविलाइजेशन खत्म हुई।
इकोलॉजिकल डिसबैलेंसेस मतलब होता है पारिस्थितिकी असंतुलन। यहाँ पर नदियां स्पेस बदल लेती हैं, प्लेस बदल देती हैं, तो जाहिर सी बात है सारी सिविलाइजेशन नदियों के किनारे थी। नदियों से याद आया, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा बस्तियां या मैक्सिमम सेटलमेंट्स किस रिवर और ट्रिब्यूटरीज पे थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज मैक्सिमम सेटलमेंट इन विच रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो आपसे एग्जाम में दिया जाता है, तो एमसीक्यूज में आपको डाल दिया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस रिवर, उसके बाद सरस्वती रिवर, उसके बाद रावी रिवर और घग्गर रिवर। अगर आप इन सबको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है मार्क करना होगा, तो आप सीधे इंडस रिवर को मार्क कर देंगे, पर इंडस रिवर हमारे काम नहीं आएगी, तो इसको मार्क करने के लिए हमें सरस्वती रिवर मार्क करना है। ध्यान रखिए मैक्सिमम सिविलाइजेशन सरस्वती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में पाए गए हैं। इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम है तो आप इसी को मार्क करेंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैक्सिमम सेटलमेंट सरस्वती एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज पे ही मार्क करते हुए जाएंगे। डिक्लाइन फेयर एंड सर्विसेज के हिसाब से इकोलॉजिकल डिसबैलेंस के चक्कर में हुआ। कुछ लोग बोलते हैं आर्यन इन्वेजन हुआ, कुछ लोग कहते हैं ड्रॉट आ गया, कुछ लोग कहते हैं फ्लड आ गया, कुछ लोग कह रहे हैं एनवायरमेंटल चेंज हो गया। तो सारी चीजें एक साथ हम मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ। जैसे आपको अगर आप मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेथ बोला जाता है। माउंट ऑफ डेथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेटा यहां पर बहुत सारे लोगों को ग्रुप में बरी कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है वहां पे कोई पेंडेमिक आई होगी जैसे आज हमारे पूरे वर्ल्ड में आई हुई है, तो जब हमारे पास बरियल प्लेसेस नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे। इसके बाद कहा जाए भाई आईबीसी में सबसे इंपॉर्टेंट बरियल प्रैक्टिसेस क्या थी, तो यहां पर भी क्रीमेशन किया जाता था। क्रीमेशन मतलब होता है डेड बॉडी को जलाना, तो यहां पर भी हिंदू परंपरा ही थी, जाहिर सी बात है जो शैव के फॉलोअर है वो वही करेंगे। तो क्रीमेशन फैसिलिटीज यहां पर भी थी, तो क्रीमेट कर दी जाती थी बॉडी। यही कारण है कि हमें बहुत ज्यादा बरियल प्लेसेस नहीं मिले। कुछ डेड बॉडीज बरीड मिली हैं जिसमें आपका ट्विन बरियल भी है, जिसमें मास्टर और डॉग को एक साथ बरी कर दिया गया है, कहीं पे मेल फीमेल को एक साथ बरी किया गया है, ये सारी चीजें मिली हैं। पिट ड्वेलिंग्स मिली हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें हमें डिटेल्स पढ़नी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम अपने अगले सेगमेंट में आते हैं जिसे हम बोलते हैं वैदिक कल्चर। अगला सेगमेंट वैदिक कल्चर है। आईवीसी हमने खत्म किया, अब वैदिक कल्चर की बात करेंगे। देखिए आईवीसी हमारा अर्बन सिविलाइजेशन था, इसके बाद जो हमारा वैदिक कल्चर है वो रूरल सिविलाइजेशन है। मतलब हम शहर की सभ्यता से गांव की सभ्यता की तरफ गए। वर्ल्ड में इकलौती सिविलाइजेशन हमारी कंट्री में है कि हम पहले शहर में बसते थे, उसके बाद हम गांव में गए। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं और वैदिक कल्चर हमारा रूरल सिविलाइजेशन हो गया। वैदिक कल्चर की अगर आप बात करेंगे तो वैदिक कल्चर की डेट से पहले देखिए एक चीज अच्छा हुआ आपने यहीं पे आ गई। आईवीसी की अगर आप डेट की बात करेंगे तो बेटा 2300 से लेके 1750 बीसी को एक डेट इनकी माना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये एक्यूरेट डेट है जो कार्बन 14 डेटिंग के थ्रू निकली थी, तो सी डेटिंग जो निकलती है उसमें एक्यूरेट डेट आती है। तो ये डेट है जिसे हम आईवीसी में एक फेज मानते हैं। मेच्योर हड़प्पा इसी के आसपास रहा है, बाकी ऊपर नीचे होता है क्योंकि आपको पता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसे माना जाता है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बहुत पहले से स्टार्ट हुआ, बाद तक चला, तो ये चीजें आप यहां देख सकते हैं। पर वैदिक कल्चर की जब आप बात करेंगे तो ये बेटा 1500 बीसी से स्टार्ट मानी जाती है और 1000 बीसी तक जाती है। और लेटर वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे, लेटर वैदिक एज की कल्चर की बात करेंगे सॉरी, तो ये आपकी 1000 बीसी से स्टार्ट होती है और 600 बीसी के आसपास जाती है। यहां पर एक और ट्विस्टिंग क्वेश्चन आता है जो आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। कल्चर एंड सिविलाइजेशन में क्या अंतर होता है? जैसे आप देखिए मैंने आईवीसी को सिविलाइजेशन बोला पर वैदिक को कल्चर बोला। जो अभी मैं आपको वैदिक एज पढ़ा रहा हूं उसको मैं वैदिक कल्चर बोल रहा हूं, और जो आईवीसी थी उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जा रहा था। तो कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना पड़ेगा। आप देखिए बताइए कल्चर सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि देखिए अगर आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं। आप सिलेबस उठा लीजिए पूरा यूपीएससी का और उसमें कुछ बेसिक सेगमेंट उठा लीजिए और हर एक टैगलाइन पे या हर एक इस टॉपिक्स पे 100 वर्ड्स अप्रॉक्स लिख लीजिए अपने नोट्स में, तो आपका तकरीबन 60% आईएएस की प्रिपरेशन ओवरऑल खत्म हो जाएगी। सिर्फ आप मेंस का सिलेबस बहुत जो डीप एनालिसिस वाला तो वो उठाएगा, सिर्फ सब टॉपिक्स ना हो, मेन टॉपिक हो, उससे काम नहीं चलेगा। आप सब टॉपिक उठाइए और उस पे 100 या 50 वर्ड्स लिख डालिए, आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन डन हो जाएगी ऐसे। फिर जब आप मेंस लिखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आइए वैदिक कल्चर की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत कम चीजें हैं जो हमें जाननी है। पहली चीज ये जाननी है
कि ये 4 वेदास पे डिपेंडेंट है। 4 वेदास आप यहीं पर याद कर लीजिए। पहला वेद आपका है ऋग्वेदा, इसके बाद आपका है सामवेदा, इसके बाद आपका है यजुर्वेद और लास्ट है आपका अथर्ववेद। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऋग्वेद है बेटा ये आपका ओल्डेस्ट वेद माना जाता है। ऋग्वेद को आप ओल्डेस्ट वेद मानते हैं और इसी से आपका क्या चलता है, वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर आपका किस पे चलता है, ऋग्वेदा पे। ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें कितने हाइम्स पाए जाते हैं। हिम्स का मतलब होता है सूक्तास या मंत्रास। ये मंत्रास जिसे हम अगर संस्कृत में बोले तो ऋचा बोलते हैं, ये ऋचाज हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें टोटल कितने हाइम्स पाए गए या कितने सूक्त पाए गए, कितने मंडल पाए गए हैं, 1028। ये नंबर आपको याद रखना है। अगर आप आईएएस या पीसीएस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें और याद रखनी है। इसमें 1017 रियल सूक्तास पाए गए हैं, 1017 आपके रियल सूक्तास हैं। और इसके बाद जो अगला है वो है 11, ये 11 आपके बाल खिल्ले सूक्त हैं। जो आपके क्या है, बाल खिल्ले सूक्तास हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 1028 आपके सामने आ जाता है। इसके बाद बेटा इसमें 10 मंडलास पाए जाते हैं, इनको चैप्टर्स भी बोला जाता है। इन 10 मंडलास में आपको क्या याद रखना है, 2 to 7 ये आपके ओल्ड टेक्स्ट हैं या ओल्ड मंडलास हैं, ठीक है। और इसके बाद पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये न्यू मंडलास हैं, न्यू चैप्टर्स हैं। न्यू चैप्टर्स का मतलब है ये बाद में जोड़े गए हैं और ये जो है पहले से बने। हमारे आपने सप्त ऋषियों का नाम सुना होगा, जो सेजेस थे जिन पे हमारे कुल वगैरह चलते हैं, वो इसी में जुड़े। ये जो मंडल हैं इन्हीं को उन्होंने लिखा है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है आपका तीसरा मंडल किसने लिखा है, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने इसमें एक मंत्र दिया है जो आप लोग हमेशा बोलते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो आपके ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है और ये किस गॉडेस को दिया गया है, सावित्री या सविता। सविता जो होती हैं इनको मॉर्निंग गॉड बोला जाता है। जो मॉर्निंग में सनराइजेस निकलती हैं उनके बारे में होती है, तो ये सन गॉड से रिलेटेड हो गई। सविता के बारे में बात की जाती है, तो ये मंडल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद 10th मंडले के बारे में बात की जाती है, इसको आप पुरुषोक्ता बोलते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसको गलती से मत भूलिएगा। पुरुषोक्ता भी मैं बताता हूं क्या है। और 9th मंडल आपका सोम सूक्त है। सोम एक डिवाइन ड्रिंक था जो गॉड के लिए बनाया जाता था, जिसमें सोम प्लांट है, बाकी चीजें ऐड की जाती हैं। तो आपका एक सोम सूक्त है, उसके बाद पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त समझिए क्या है, हमारे यहां जो कास्टिज्म का सब डिवीजन किया गया है उसके बारे में सबसे पहले पुरुष सूक्ता बताता है। याद रखिए, पुरुष सूक्ता आपका ऐड किया गया है लेटर वैदिक एज में जाके। वैदिक एज में कहीं पे भी कास्टिज्म की बात नहीं की जाती। यहां पर वर्ड वर्ण जो है, वर्णा जिसे आप बोलते हो, वो कलर के लिए यूज किया जाता था। यहां से आगे जब जाएंगे तो क्या होगा, ये कलर की जगह आपका बाकी चीजों में यूज होने लगेगा। तो यहां पर जब पुरुषोक्ता की बात करेंगे तो ये ब्रह्मा की बात करते हैं, सुपर गॉड की बात करते हैं, सुपर ह्यूमन की बात करते हैं, जिसके मुख से जो निकले वो ब्राह्मण्स। फिर से ध्यान रखिएगा, मुख से निकलने वाला ब्राह्मण होगा, बाजुओं से निकलने वाला क्षत्रिय होगा, थाई से निकलने वाला वैश्य होगा और फीट से निकलने वाले को शूद्रा बोला गया। ये 4 वर्ण डिवीजन हमने किए थे, कब, वैदिक एज में। क्लियर है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। इसके बाद बेटा जब हम आगे जाते हैं वर्णा डिवीजन के बाद, तो हमें देखना है कि वैदिक एज में सबसे बड़े गॉड एंड गॉडेसेस कौन थे। तो सबसे बड़ा गॉड यहां पर कौन था, इंद्रा। इसमें सूक्तास पूछे जाते हैं कि कितने सूक्त इंद्र को दिए गए, 250 प्लस सूक्ता इनके पास भी हैं। फिर अग्नि अगला इंपॉर्टेंट गॉड आता है क्योंकि पर्सोनिफिकेशन है। उस गॉड का क्या होता है, जो भी आप यहाँ पे डिलीवरी देते हो, मतलब जैसे खाना डाला, मिठाई डाली, ऑफरिंग डाली, तो वो कौन ले जाएगा, अग्नि ले जाएगी। आप जब हवन करते हैं तो कहां डालते हैं, भगवान सीधे तो नहीं खाते, आप अग्नि में डालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड इसके बाद कौन हो जाएगा, अग्नि। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट गॉड है इस टाइम के। इसके बाद वरुण है, सोम है, ये सारे गॉड हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद बेटा आप आ जाते हैं, ये जो आपका मैंने लिखा हुआ है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके बेटा उपवेदास भी हैं। तो उपवेद भी आपको यहीं पर याद करना है, तो अभी याद कर लीजिए। ऋग्वेद का जो उपवेद है, याद रखिए, ऋग मतलब ऋषि, सेजेस क्या करते थे, हीलिंग देते थे।
तो हीलिंग का जो वेद होगा वो इनका होगा। तो हीलिंग कौन करता है? आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। साम, साम की अगर बात करोगे तो बेटा क्या होता है? साम इंडिया की क्या, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिंगिंग, डांसिंग एंड ड्रामा की बुक मानी जाती है। इसमें सारी चीजें दी है, कैसे सिंगिंग करेंगे, कैसे डांसिंग करेंगे, कैसे प्ले करेंगे। तो ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन सिंगिंग ये क्या बताती है कि किसी भी हाइम या किसी भी मंत्र को कैसे प्रोनाउंस करेंगे या कैसे गाएंगे, क्या उसकी रिदम होगी। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः से आप सीधे नहीं बोल सकते, उसके लिए भी एक मंत्र और लय दिया गया है। तो वो चीजें जो हैं वो आपकी सामवेद में लिखी हैं, ये बताता है कैसे आपको उसका गायन करना है। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ सिंगिंग एंड डांसिंग गॉड कौन होते हैं? अगर आप कभी हिंदू रिलीजन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें गंधर्व का नाम आएगा। गंधर्व देवी देवता होते थे जो सिंगिंग और डांसिंग करते थे। तो यहां का उपवेद आपका क्या हो जाएगा? गंधर्व। इसके बाद बेटा आपका यजुर्वेद आएगा। यजुर मतलब यज्ञ। यज्ञ को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? एक क्षत्रिय करेगा, ताकि यज्ञ को कोई डेमन आके खराब ना कर दे। तो यज्ञ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको वॉरफेयर टैक्टिक्स चाहिए। उस टाइम पे वॉरफेयर टैक्टिक्स क्या थी? धनुष या गदा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? धनुष। तो आ जाएगा धनुर्वेद। इसके बाद अथर्व। अथर्व में एक वर्ड आ रहा है, अगर आप देखेंगे, अर्था। अर्थ मतलब क्या होता है? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा। उस टाइम पे पैसा कौन कमा सकता था? वो जो आर्ट एंड आर्टिशियंस होंगे। तो आर्ट एंड आर्टिशियंस को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? शिल्पकार। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शिल्पवेद। अच्छा, आज जो शिल्पकार होते हैं उनके गॉड कौन होते हैं? आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में इमीडिएटली लिख दीजिए, मैं आपको बता देता हूं। आप एक पूजा करते हैं लोहे की वगैरह की, एक भगवान के नाम पर। उनको शिल्प वेदा के बारे में सारी नॉलेज थी। उन्होंने ये पूरा कंस्ट्रक्शन और जितनी चीजें दी हैं, जिन्हें आप लोग गॉड विश्वकर्मा बोलते हैं, उनसे रिलेटेड ये सारी चीजें होती हैं। तो जब आप वैदिक एज पढ़ते हैं तो वैदिक एज में ये बेसिक चीजें, इसके बाद टेरेस्ट्रियल गॉड क्या होते हैं, अर्थियल गॉड्स कौन से होते हैं, स्काई के गॉड कौन से होते हैं, उनके बारे में आपसे बात की जाएगी। तो ये पहला बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारा वैदिक एज में चलता है। वैदिक एज में एक और चीज आती है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। बोर्ड पे नहीं लिख रहा, आप यहीं पे समझ लीजिए और ध्यान से सुनिए, बार बार पॉज करते जाइएगा, उसे लिख लीजिएगा, कहीं पे आपके काम आएगा। दो इंपॉर्टेंट सेजेस थे जिनके बीच में एक बैटल होती है। एक वशिष्ठ होते हैं, गुरु वशिष्ठ, और एक होते हैं विश्वामित्र। वशिष्ठ और विश्वामित्र में जो बेटा लड़ाई होती है, तो वशिष्ठ जो होते हैं भरत क्लेन के रूलर होते हैं, सुदास, उनको लेकर बैटल करते हैं। और विश्वामित्र 10 आर्य और 10 अनार्यों की एक ज्वाइंट आर्मी तैयार करते हैं और उसके साथ बैटल करते हैं। बैटल परुष्णी रिवर के किनारे हुई थी। मैं रिवर का नाम लिख दे रहा हूं, यह आपको याद रखना है। परुष्णी रिवर के किनारे हुई थी और जिसमें सुदास जीते थे। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि आर्यंस जो होते हैं ये बाहर से आए थे। हमारे यहां जो पहले से रहते थे उन्हें अनार्य बोलते थे। इसका मतलब जो आईवीसी थी वो अनार्यों ने डेवलप की थी। अनार्यों को बोला जाता था अनास। अनास का मतलब होता है चपटी नाक वाला, मतलब जिसकी नाक लंबी ना हो। जैसे मान लीजिए कोई आपको देखेगा सर आपके आर्यन फीचर है, आपके आर्यन फीचर है, तो आर्यन फीचर का मतलब होता है आपकी नाक चपटी नहीं है, आप लंबे चौड़े हैं, आपका फेस कट लंबा है, आप स्मार्ट लगते हैं। जैसे द्रविडियंस की बात करें, द्रविडियंस की अगर आप बात करेंगे तो द्रविडियंस को जो है वो रियल इंडियंस माने जाते हैं। जो आपके तमिल जैसे रीजन्स में रहते हैं वो रियल इंडियंस हैं। आप उनको कभी देखेंगे उनकी नाक लंबी नहीं होती, चिपकी होती है। एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, उनकी नाक आप देखेंगे तो एकदम चिपकी हुई है, उसे अनास बोलते हैं, मतलब चपटी नाक वाला है या जिसकी नाक ना हो। इतनी बेसिक चीजें आपके इस कास्टिज्म में है, आपको ध्यान रखनी है। फिर यहां पर विदुषी स्त्रियां पाई जाती है, स्कॉलर लेडीज। स्कॉलर लेडीज का मतलब होता है अपाला, लोक मुद्रा। इन सबको शादी करने की जरूरत नहीं होती थी, ये ब्रह्मचर्य फॉलो करती थी और बहुत बड़ी स्कॉलर होती थी। ठीक है, गार्गी संहिता वगैरह इन सबने लिखी है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे इसी फैक्ट को जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको यह ध्यान देना है कि मैरिज की एजेस फिक्स की गई। कास्टिज्म की एज जब आई तो मैरिज अलायंसेस चेंज हुई। 2 तरीके की मैरिज थी, अनुलोम प्रतिलोम पहली, दूसरी थी 8 तरीके के टाइप ऑफ मैरिजेस थे, जिसमें ब्रह्म विवाह, आश विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापति विवाह, ठीक है, पिशाच विवाह। तो ये सारे 8 तरीके के विवाह थे। उनको भी जब हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आपको बता देंगे। अनुलोम प्रतिलोम में क्या होता है बेटा,
अगर आप अनुलोम की बात करेंगे तो लड़का हायर कास्ट का होगा, लड़की लोअर कास्ट की होगी। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई सेज है किसी किंग के यहां वर्शिप करने के, ऑफरिंग करके लौट रहा है, तो राजा ने अपनी बेटी उसको दे दी मैरिज में। तो सेज की जब उसकी राजा की बेटी से शादी होती है तो वो सेज जब उसको लेके जाता है तो इसे क्या बोलेंगे, अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या होता है, जब सेज की बेटी किसी किंग के पास चली जाए, मतलब सेज ब्राह्मण है, जो राजा है वो क्षत्रिय है, तो लड़की हायर कास्ट की हो गई, लड़का लोअर कास्ट का हो गया, तो इसे प्रतिलोम मैरिज बोलते हैं। एक और वर्ड आपका फ्यूचर में सुनाई देगा, चंडाल। चांडाल जो होते थे बेटा, ये इसी मैरिजेस में जो पिशाच प्रेत गंधर्व मैरिजेस होती थी, इनसे जो बच्चे पैदा होते थे उनको किसी कास्ट में नहीं ऐड किया जाता था, या प्रतिलोम विवाह वाले लोगों को कास्ट में नहीं ऐड किया जाता था। तो एक नई कास्ट आ गई, तो इन्हें हमारे मेन शहरों में रहने की परमिशन नहीं थी। जब इन्हें हमारे मेन शहरों में रहने की परमिशन नहीं थी तो क्या होता था, इन्हें अछूत बोला जाता। जो आज हम वर्ड अछूत यूज करते हैं लोअर कास्ट के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। चांडालों को यह बोला जाता था, तो एक लकड़ी लेके चलते तो उसको पीटते हुए आते थे। इससे क्या फायदा होता था, जो लकड़ी पीटते हुए आते थे तो उन्हें कोई छूता नहीं था, शहर में अपनी नीड फुलफिल करते थे, चले जाते थे। बट हकीकत पता है, चांडाल हमसे बेहतर थे, क्योंकि उन्हें मांस मछली खाने की परमिशन थी, जंगल में रहते थे, मदिरा सेवन करने की परमिशन थी, और जंगल में अपनी लाइफ जी सकते थे। शहरों में रहने वाले बेचारे घास फूस खाते थे, गाय का दूध पीते थे और चीनी खाते थे, तो उनकी लाइफ ज्यादा हेल्थी आज के मॉडर्न एज में। बट उस टाइम पे चांडालों के साथ ये था, इन्हें अछूत इसीलिए बोला जाता था, इन्हें कोई टच नहीं कर सकता था। ये बेसिक चीजें जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए चांडालों के बारे में। इसके बाद आपको बता दें कि इस टाइम पर काऊ को अगन्या बोला जाता था। अगन्या मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता। तो काऊ बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ है। इस टाइम पे प्रॉस्पेरिटी काऊ से होती थी, लैंड से नहीं। आपके पास कितनी गाय है वो, तो आज जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं, अगर जैसे किसी के यहाँ बिल्ली मर जाए तो ब्राह्मण कहता था 100 गायों का दान दे दो। तो उस टाइम पे जब ये वेदास हमारे लिखे गए थे तो उस टाइम पे गाय वेल्थ थी, तो वेल्थ की जगह गाय मांगी जाती थी। आज आप किसी पंडित को 100 गाय दे दोगे, वैसे मर जाएगा, खिलाएगा कहां से बेचारे को। तो वेल्थ की जो परिभाषा थी वो गाय थी। तो काऊ को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, और जो बेटी हमारे घर में होती थी उसका नाम ही दुहिता रख दिया जाता था। दुहिता मतलब होता है कि वही लड़की है जो गाय को दूह सकती है, मतलब उसका जो मिल्क निकालना है वो नॉर्मल मेल नहीं करते थे, हमारे यहां फीमेल्स करती थी, क्योंकि गाय को हम मां मानते थे। ठीक है, ये बेसिक क्लियर है आपका। वैदिक और लेटर वैदिक एज में जब जाएंगे तो सिविलाइजेशन में ये जो 3 वेद हैं वहीं पे आ जाएंगे। इनके साथ आपका क्या जुड़ जाएगा, पुराणास जुड़ जाएंगे। 18 हमारे पुराण हैं। पुराण के बाद आपके उपनिषदास जुड़ जाएंगे, ब्राह्मण्स जुड़ जाएंगे। ब्राह्मण्स क्या होते हैं, इन पर जो वेद हैं इन पर आपका कमेंट्रीज हैं, मतलब इनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसके बाद उपनिषद क्या है, फिलोसॉफिकल आइडियाज है। ये क्या है, एक फिलोसॉफिकल आइडिया दे रहे हैं कैसे आपको क्या करना चाहिए। इसके आगे जाएंगे तो हमारे 2 महाकाव्य भी बने थे, रामायण और महाभारत। तो आपका एक तरह से ये जब आप इस पे जाएंगे तो आपका लेटर वैदिक एज भी यहां पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगला सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इसी के साथ जोड़ के पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो अब हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पे आते हैं, उसे करते हैं। अब हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की बेटा बात करने जा रहे हैं। एंशिएंट में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो था ब्राह्मणिकल अप्रोच के अगेंस्ट आया था। ब्राह्मणिकल अप्रोच में अगर कोई ब्राह्मण बैठा हो तो वो अदरवाइज ना ले। ब्राह्मणिकल अप्रोच में सबसे बड़ी चीज ये हुई, जब वेदा हम पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया नहीं, वेदों को बोला जाता था श्रुति साहित्य और अपौरुषीय। इसका मतलब होता है उसे ह्यूमंस नहीं लिख सकते। और श्रुति साहित्य का मतलब होता है कानों से सुनो। एक ब्राह्मण सुनेगा, ब्रह्मा जी आए, उन्होंने एक ब्राह्मण के कानों में फूंक दिया, उन्हें 4 वेद याद हो गए महाराज को। फिर उन महाराज जी ने अपनी जनरेशन में आगे पास किया, उनकी जनरेशन ने आगे पास किया, फिर उनकी जनरेशन ने आगे पास किया। ऐसे करते करते जो वेदास थे ये जनरेशन बाय जनरेशन पास होते चले गए। अब जाहिर सी बात है, इसमें आने वाले टाइम पे जब लेटर वैदिक फेज में आए तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस जुड़ गए, जैसे यज्ञ होते थे, अश्वमेध, ये सब। उनसे क्या हुआ, कई सारे सैक्रिफाइसेस होने लगे, तो एनिमल्स मारे जाने लगे। ब्राह्मणिकल अप्रोच में क्या हुआ, अब एनिमल सैक्रिफाइसेस स्टार्ट हो गए। जब एनिमल सैक्रिफाइसेस बेटा स्टार्ट हो गए तो अब चीजें क्या की जानी थी कि भाई एनिमल सैक्रिफाइसेस तो हमें लॉस देगा, इससे हमें दिक्कत होगी, तो इस एनिमल सैक्रिफाइसेस से बचने का तरीका क्या होगा। तो इसको जब इन्होंने ऐड ऑन किया तो इनको क्या पता चला कि एनिमल सैक्रिफाइसेस से बचने के लिए हमें नया रिलीजन चाहिए। तो बेटा 2 रिलीजन हमारे यहाँ आएंगे, इनको मैं एक टेबल बना रहा हूं, बहुत इजीली समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहला आएगा बुद्धिज्म और दूसरा आएगा जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म में बुद्धिज्म की बात करेंगे तो इनका
रियल नाम क्या था? अगर आप इनका नाम देखेंगे तो इनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्धा का रियल नाम था सिद्धार्थ। जैनिज्म में महावीर का रियल नाम था वर्धमान। देखिए छोटा दिख रहा हो आपको तो आवाज पे फोकस करें, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सिद्धार्थ का बाद में नाम क्या हो गया? बुद्ध। और वर्धमान का बाद में नाम हो गया महावीरा। वर्धमान के पापा का नाम मतलब इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। फिर से समझिएगा, जो गौतम बुद्धा का बचपन का नाम था वो महावीर के फादर का नाम था। इनके पापा का नाम था सुद्धोधन, मदर का नाम था महामाया, इनकी मदर का नाम था त्रिशला, इनकी स्टेप मदर का नाम था गौतमी, इसीलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी बोला जाता है और शाक्य मुनि भी बोला जाता है इनकी कास्ट के चक्कर में, जो इनका कुल था। इसके बाद इनकी शादी हुई थी यशोधरा से, इनकी शादी हुई थी यशोदा से। इनका बेटा था राहुल, इनकी बेटी थी प्रियदर्शिका या प्रिय दर्शनी। इनका बेटा था राहुल, इनकी बेटी थी प्रियदर्शनी। इनकी शादी की गई थी जमाली से। जमाली अगर देखेंगे तो इनके दामाद और पहले क्या माने जाते हैं? डिसाइपल, पहले डिसाइपल यही थे। ये इनका बेसिक है जो आपको यहीं से याद कर लेना है। अगर आप इसे यहीं से याद कर लेंगे तो आपको जरूर फायदा हो जाएगा। आप कुछ बेसिक इंसिडेंट्स इनके बारे में हम समझ लेते हैं। पहले हम बुद्धिस्ट को समझते हैं। बुद्धिस्ट में आपको पता होना चाहिए कि इनकी 4 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए। पहला इनका पैदा होना, और पैदा होने के बाद इनका घर से निकलना, उसको क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब होता है घर से बाहर जाना। घर से बाहर जाने के बाद इन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया, इसे बोला गया निर्वाणा। निर्वाणा के बाद इन्होंने पहला प्रवचन दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद जब इनकी डेथ हुई उसे बोला गया महापरिनिर्वाण। देखिए दोनों पैदा जो हुए वो नेपाल के आसपास हुए और दोनों मरे यूपी के अंदर। ये आपको बेसिक चीजें इनकी याद रखनी है। इसमें बुद्धिस्ट की अगर बात करेंगे तो इन्होंने भी 5 टीचिंग्स दी, इन्होंने भी 5 टीचिंग्स दी। और इनमें त्रिरत्न है, इसमें त्रिरत्निन है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। इसमें बौद्ध धम्म संघ। इसके बाद इनके बारे में और चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है तो हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि डिवीजन होगा। महावीर के बारे में देखेंगे तो महावीर जो थे 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। 24 तीर्थंकराज हैं ये। इससे पहले 23 और हुए थे। इनसे पहले पार्श्वनाथ हुए थे। पार्श्वनाथ के फॉलोअर को निर्ग्रंथिन बोला जाता है। फिर से समझिएगा, मैं डार्क कर दे रहा हूं इसको। इनको पार्श्वनाथ के फॉलोअर को निर्ग्रंथिन बोला जाता है। निर्ग्रंथिन मतलब होता है जो इनके फॉलोअर थे। इसके बाद महावीर आए। महावीर के फॉलोअर को हम क्या बोलते हैं? महावीर के फॉलोअर्स को फिर हमने बोलना स्टार्ट किया जैन। अब ध्यान रखिए, महावीर से पहले भी और फॉलोअर हुए होंगे। तो सबसे पहले ऋषभदेव हुए थे। ऋषभदेव के ही बेटे थे बाहुबली। याद करिए कि श्रवणबेलगोला के पास एक जलाभिषेक होता है जो बाहुबली का किया जाता है। बाहुबली की एक बड़ी सी मूर्ति होती है जिसमें पानी डाला जाता है। बालों से आपने पानी बहते हुए देखी होगी एक इमेज कई बार। तो बाहुबली की है, ऋषभदेव के बेटे माने जाते थे। तो उनके लिए एक फेस्टिवल वहां किया जाता है, उस पे है। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन श्वेतांबर और दिगंबर में कैसे बटा। तो इसके लिए मॉडर्न एम्पायर का टाइम था। मॉडर्न एम्पायर के रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर 11 साल का लंबा फैमाइन आया। उस फैमाइन के टाइम पर यहां पर 2 सेजेस बैठते थे। एक का नाम था स्थूलभद्र, एक का नाम था भद्रबाहु। तो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त से कहा कि सर चलिए आपको अब संलेखन करना है। वर्ड याद रखिएगा, संलेखन। संलेखन का मतलब क्या होता है? जैनिज्म ये कहते हैं कि अगर आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है तो आपको अपनी बॉडी को तकलीफ देनी पड़ेगी। जैसे आपके घर पे किराएदार रहता है तो अगर आप उसे भगाना चाहते हैं तो कैसे भगाएंगे? उसको तकलीफ देके, भाई नहा रहा हो बाथरूम का नल बंद कर दीजिए।
ऊपर से टैप बंद कर दीजिए, साबुन लगा रहेगा, बाहर निकलेगा, इरिटेट हो जाएगा। फ्लश मत करने दीजिए, खाना खाते समय पानी बंद कर दीजिए, लाइट काट दीजिए, गैस कनेक्शन काट दीजिए, तो एक टाइम पे वो इरिटेट होने लगेगा। तो इन्होंने कहा संलेखन में क्या होता है, जो सेज होते हैं जैनिज्म के, वो खाना पानी सब छोड़ देते हैं, एक गुफा में बैठ जाते हैं खाली पेट। आज भी आप देखेंगे तो कुछ सेजेस जब संलेखन लेते हैं तो उन्हें ग्लास में बंद कर दिया जाता है, बाहर से वो दिखते रहते हैं, वो खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, उनकी बॉडी तकलीफ में रहती है और धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को त्याग देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में सोल है, ये हमारी, जैसे गीता भी बोलती है क्या है, कि हमारी आत्मा शरीर बदलती है। अगर शरीर को इतनी तकलीफ दे दो कि आत्मा डर जाए दोबारा शरीर में जाने से, तो क्या होगा, हमें कैवेलिन मिल जाएगा। तो कैवेलिन लेने के लिए संलेखन करना जरूरी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लेके भद्रबाहु संलेखन के लिए श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी माउंटेन पे चले जाते हैं। यहां पर जब इनको ये संलेखन दिला देते हैं और जब वापस आते हैं तो देखते हैं जो स्थूलभद्र है, उनके फॉलोवर ने महावीर की ओरिजिनल टीचिंग्स को हटाकर सफेद कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत कोशिश की जाती है, तब भी ये बात नहीं सेट होती। तो श्वेतांबर दिगंबर आपस में मैच नहीं होते। तो जो निर्वस्त्र थे, महावीर के रियल फॉलोअर थे, जो बिल्कुल चेंज नहीं हुए, जो नहीं चेंज हुए वो किसके साथ गए, भद्रबाहु के साथ दिगंबर्स, और जो चेंज हुए स्थूलभद्र के साथ वो श्वेतांबर। आज हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, श्वेतांबर पाए जाते हैं, दिगंबर्स नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपसे 4 शुरुआत के और 4 बाद के, इन दोनों के जो आपके तीर्थंकर्स थे उनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 4 और ये 4 आपको याद रखने जरूरी हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो आप पहले से मेंटली इनके लिए प्रिपेयर रहें। जैनिज्म बुद्धिज्म में और भी बहुत चीजें जो आपको बतानी है, जैसे इसकी बहुत सबमिट 4 हुई, कहां हुई, कैसे हुई, आपकी पहली अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क के टाइम पर उसमें क्या क्या हुआ, इधर जैन की सबमिट्स कब हुई, उनके बारे में आपसे बात करेंगे। बट क्योंकि हम ये शॉर्ट में लेक्चर बना रहे हैं तो हम इतनी मेहनत इस पे नहीं करेंगे, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अभी अगला लेक्चर हम इसका स्टार्ट करते हैं जो आपका 16 महाजनपद से लेकर मौर्यंस पे, और मौर्यंस के बाद हम सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी डिटेल और गुप्ताज के बारे में डिटेल देंगे और हम मिडिवल पे आ जाएंगे, ताकि एक आपको आउटलुक मिलता चला जाए। तो थोड़ा और हौच पौच में नहीं, पर हाँ थोड़ा जल्दी जरूर चलाएंगे, ताकि हम रेगुलर लेक्चर पे जितनी जल्दी आ पाए उतना हमारा फायदा होगा। जैसे हमने अभी आपका सोशल रिलीजियस मूवमेंट खत्म किया, उसके बाद हमारा जो बेसिक स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होगा 16 महाजनपदास से। देखिए 16 महाजनपदास में 16 जनपद में कुछ डेमोक्रेटिक थे, कुछ रिपब्लिक थे। तो इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस निकलता है मगधा। मगधा डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मगधा डायनेस्टी में आपके 3 मेजर एम्पायर आए थे, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनायक डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी की बात करोगे तो बेटा यहां पर एक इंपॉर्टेंट रूलर बिंबिसार आया था, दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर अजातशत्रु आएगा। तो इसमें बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में बात करेंगे। बिंबिसार ने मैरिज अलायंसेस बहुत सारे बनाए, जिसके थ्रू इनको चीजें मिली, दहेज में भी चीजें मिली। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पहला एग्जाम्पल है जब किसी ने अपने फादर को मार के गद्दी हासिल की थी, ये काम किया था अजातशत्रु ने, इसलिए इनका नाम पितृहंता भी रखा गया। पितृहंता मतलब जिसने अपने फादर को मार दिया। शिशुनाग डायनेस्टी में सिर्फ एक ही रूलर इंपॉर्टेंट है, कालाशोक। कालाशोक के टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी सेकंड, अजातशत्रु के टाइम पे फर्स्ट। इसके बाद नंदा डायनेस्टी में महापद्मनंद और धनानंद आते हैं। धनानंद की अगर आप बात करोगे, आपने अगर टीवी सीरियल अशोका, चाणक्य या चंद्रगुप्त कोई भी देखा होगा तो उसमें आपको धनानंद के रोल प्ले करते हुए लोग मिल जाएंगे। धनानंद मरते हैं और वो जब जाते हैं उसके बाद एक नई डायनेस्टी आती है जिसे मौर्यन एम्पायर बोलते हैं। मौर्यन एम्पायर के आने से पहले आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट का इंडिया पे अटैक होता है, और जब ये जाते हैं तो अपने गवर्नर सेल्यूकस निकेटर को बैठा कर जाते हैं। तो सेल्यूकस इस वक्त इंडिया में है और इधर मौर्यन एम्पायर स्टेबल हो जाता है। मौर्यन एम्पायर को स्टेबल करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ये काम करते हैं चाणक्य के साथ मिलकर। चंद्रगुप्त मौर्य को जो आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद के लोग थे, यूनानी जिन्हें बोलते हैं, ये जब आए तो इन्होंने इसको बोला सेंड्रोकोटस, और इनके टाइम पर आए थे मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी इंडिका। इंडिका आज की डेट में हमें अवेलेबल नहीं मिलती, बट ये बुक लिखी गई है। इसके बाद अगले रूलर आएंगे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य से बिंदुसार जो आए, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगी।
ये स्टोरी कुछ इस तरह जाती है, देखिए इसके ऑथेंटिफाइड सोर्स हैं, मैं जो आपको स्टोरी बता रहा हूं, ये अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर एक बुक है रोमिला थापर की। इसके आपके इंट्रोडक्शन में मिल जाएगी कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जो थे वो लगातार पॉइजन देते थे, बचपन से बड़े होने तक। जब उन्हें रेयर किया तो उन्हें पॉइजन दिया गया। पॉइजन देने से क्या हुआ, वो जो पॉइजन खाने में ले रहे थे वो इतना हाई डोज होता था कि अगर कोई इंडिविजुअल उसे खा लेगा तो वो मर जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको क्लियरली मना किया था कि कोई भी आपके साथ खाना नहीं खाएगा। पर चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ एक दिन इनसे जिद करने लगी और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी जिद मान ली और उनको खाना खिलाने लगे। 3 बाइट उन्होंने खिलाई थी। उसी टाइम पर चाणक्य आ गए। चाणक्य ने उसे देखा, इन्हें रोका। जब रोका तब तक पॉइजन उनके शरीर में फैल चुका था। चाणक्य ने उनकी गर्दन काटी, वूम से मतलब गर्भ से एम्ब्रॉय को निकाला और गोट के गर्भ में ट्रांसप्लांट कर दिया। जो बिंदुसार हैं वो बेटा बकरी के गर्भ से पैदा हुए। आज हमारी मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज भी किसी भी ह्यूमन एम्ब्रॉय को एनिमल वूम से पैदा नहीं कर सकती, पर चाणक्य ये करके जा चुके थे। जो रोमिला थापर ने लिखा है मैं वो बोल रहा हूं, अपनी कहानी नहीं बोल रहा। इसी कारण जब ये पैदा हुए तो बिंदुसार जैसे बकरी में ट्रेट होते हैं, उनकी स्किन पे छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं, वैसे बिंदुसार की पूरी बॉडी में छोटे छोटे काले काले धब्बे आ जाते हैं, इसीलिए इनका नाम बिंदुसार रखा जाता है। बिंदुसार जो आते हैं इन्हें अमित्रो केटस बोलते हैं। अमित्रो कोटस का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। चंद्रगुप्त के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, कैसे श्वेतांबर दिगंबर फैला, इनकी स्टोरी हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बिंदुसार के बाद इंपॉर्टेंट राजा आते हैं अशोका। अशोका बहुत इंपॉर्टेंट रूलर माने जाएंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के। इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। इनकी डिटेल्स आपको बुक से भी मिलती हैं, फॉरेन अकाउंट से भी मिलती हैं और सबसे बड़ी बात इनके इंस्क्रिप्शन से भी मिलती हैं। इनका नाम देवानाम प्रियदर्शी राजा रखा गया था और ये नाम अभी तक हमें पता नहीं था कि अशोक का है, जब तक जेम्स प्रिंसेप नहीं आते और इनके बारे में नहीं बताते। सबसे ज्यादा अगर कोई इनकी लैंग्वेज को जानता है तो वो जेम्स प्रिंसेप और उसके बाद रोमिला थापर आज भी जिंदा है। उन्होंने अशोक के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो वहां से हम मौर्यन एम्पायर पूरा खत्म करेंगे, इनके इंस्क्रिप्शन से लेकर हर चीज पढ़ेंगे इन डिटेल, बट आगे वाले लेक्चर्स में। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट अगर आप एंशिएंट में पढ़ेंगे तो आप गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे। गुप्ता डायनेस्टी में बेटा इनके फाउंडर श्रीगुप्त माने जाते हैं। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आते हैं। तो अगर आप ऐसे हिस्ट्री में बात करें इन दोनों में से कोई भी आएंगे तो आप लिखेंगे, बट अगर रियल फाउंडर की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त फर्स्ट होंगे। मैरिज अलायंसेस के थ्रू ये काम कर रहे होते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आपके समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये कभी कोई भी बैटल नहीं हारे और हरिशेन ने इनके लिए प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति मतलब है एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जिसमें किसी की प्रेज की जाए। ये जो लिखी गई है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, अशोका इंस्क्रिप्शन है उसमें ये चीजें लिखी हैं। पहली चीज आप ये समझिए, ये जो लिखा गया है ये क्या है, प्रेज है। और प्रेजिंग लेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बेटा, ये अगर आप समझेंगे तो प्रेजिंग लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप किसी राजा के यहां रहते हो तो सिर्फ उसकी तारीफ करोगे, उसकी कमियां नहीं बताओगे। तो इन्होंने कमियां नहीं बताई, इन्होंने तारीफें की हैं। ये चंपू शैली में लिखी है। चंपू शैली का मतलब होता है स्टाइल ऑफ राइटिंग इन चंपू। इसका सिंपल सा मतलब है पहले पोइट्री है, फिर प्रोज है, फिर पोइट्री है, फिर प्रोज है। मतलब जैसे 4 लाइनें लिखी संस्कृत में, फिर उसको समझाया है, फिर 4 लाइनें लिखी, फिर उसे समझाया, तो इसे चंपू शैली बोलते हैं। उसमें लिखी है, हरिशेन ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत में। गुप्ता एम्पायर में संस्कृत चल रही थी। गुप्ता एम्पायर ऐसा टाइम है जिस टाइम पे मैक्सिमम जो रिलीजियस टेक्स्ट अभी तक ओरल थे उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब वो चीजें ओरल नहीं रहेंगी, उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो अवॉर्डेबल की जगह रिटन आपको फैक्ट्स मिलने लग जाएंगे। इस टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर हुए जिनमें आर्यभट्ट से लेकर बाकी चीजें, सुश्रुत एंड ऑल, जितने भी फेमस साइंस के लोग आपने हमारी कंट्री के सुने वो सारे गुप्ता एराज में ही आए थे। और चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक थे जिसमें कालिदास भी हैं। इसके बाद भास्कर वर्मन बहुत सारे हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्या, ये चीजें खत्म होती हैं। इसे गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिटरेचर आर्किटेक्चर के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले गोल्ड कॉइन हमारे यहां किसने इशू कराए? तो किसने किए? इंडो ग्रीक्स ने। इंडो ग्रीक सबसे पहले हमारे यहां क्या देते हैं? सोने के कॉइन्स देते हैं, प्योर मोस्ट रिफाइंड। और सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स किसने चलाए? गुप्ताज ने। सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इन्होंने चलाए और सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने चलाए। फिर वर्धन डायनेस्टी अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्धन डायनेस्टी की आप बात करेंगे तो नरवर्धन पहले हैं, फिर राज्यवर्धन है,
इसके बाद आदित्य वर्धन है, फिर प्रभाकर वर्धन आते हैं। प्रभाकर वर्धन के बेटे होते हैं राज्यवर्धन, बेटी होती है राजश्री और हर्षवर्धन। राजश्री की शादी कर दी जाती है, जो राजश्री की शादी मौखरी किंग से कर दी जाती है। इसके बाद इनको मार दिया जाता है। जब मौखरी किंग को मारा जाता है तो राज्यवर्धन अपनी बहन का बदला लेने जाते हैं। शशांक होते हैं बंगाल के राजा, वो इनको धोखे से मार देते हैं। जब ये मार दिए जाते हैं तो और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके टाइम पे बेटा हर्षवर्धन बदला लेने जाते हैं। जब बदला लेने जाते हैं तो राजश्री सती होने जा रही होती है, तो इनको एक बुद्धिस्ट मिलता है, उस मॉन्क की हेल्प से इन्हें पकड़ लेते हैं, बचा लेते हैं सती होने से, अपने साथ ले आते हैं और ये रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं इस टाइम के, और इनके बारे में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। किंग ऑफ पिलग्रिमेज, मैं जो वर्ड लिख रहा हूं ये याद रखिएगा, किंग ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थों का राजा। एक चाइनीज ट्रेवलर है जो इंडिया में आएगा, उसके बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं। मैं इसी जगह पे छोड़ूंगा। तीर्थों का राजा जो था वो आया था, किंग ऑफ पिलग्रिमेज हमारी कंट्री में थे जो हर्षवर्धन के टाइम पे थे। इनके बारे में आप बताएंगे कौन है कमेंट बॉक्स में, इससे आपको ये पता चल जाएगा। तो ये आते हैं, ये इनका बहुत सारे अकाउंट्स देते हैं, हर 5 साल में रिलीजियस फेस्ट करते हैं। अभी तक बेटा यहां तक जो है, यहां तक कन्नौज कोई इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं था, अभी तक पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट था, बट हर्षवर्धन के टाइम पर पावर सीट कन्नौज बन जाती है। जब आपका अर्ली मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होगी 647 एडी, आपको याद होगा मैंने कहा था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री खत्म होगी, 647 से स्टार्ट हो जाएगी ट्रीपार्टाइल स्ट्रगल। ट्रीपार्टाइल स्ट्रगल बेटा चलेगी 3 किंगडम्स में, आपकी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास एंड पालास। इनके बीच में बेटा 200 साल तक बैटल चलती रहेगी। इसके बाद अरब इन्वेजन होगा। सबसे पहला अरब इन्वेडर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम हमारी कंट्री में आएंगे, मोहम्मद बिन कासिम हम आ जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट फिर महमूद गजनवी का अटैक आएगा, फिर मोहम्मद गौरी आएंगे। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड बैटल ऑफ तराइन सेकंड होगी। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीतेंगे, इसमें हारेंगे, और मोहम्मद गौरी यहां पर अपना स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ के जाएगा और ऐबक स्टेब्लिश कर देगा दिल्ली सल्तनत। अब हम आएंगे दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत में हमें क्या करना है इसे आप समझिए। दिल्ली सल्तनत में हमें बेसिक चीजें देखनी है, दिल्ली सल्तनत कैसे चलता है और कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं। तो पहली इसमें डायनेस्टी आपकी है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद आपकी है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी के बाद है तुगलक, और तुगलक के बाद है आपकी सैयद, और सैयद के बाद है आपकी लोदी। पहली स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर में अगर आप बात करेंगे तो आपको बहुत कम रूलर के बारे में जानना है। पहला रूलर आपको जाना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी बोला गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये स्लेव थे, आपको जैसे पता चला। इसके बाद इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था। कुतुब मीनार के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है किसके लिए बनाया गया था, तो कुतुब मीनार से आप क्या कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए बनाया गया था, पर यह आंसर गलत होगा। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी सेंट थे, उनकी याद में इसे बनाया गया था। तो पहले कुतुब मीनार की बात हुई। इसके बाद लाख बख्श थे। एक चौगन गेम होता है हॉर्स पोलो आज की डेट में बोलते हैं, उसे खेलते हुए घोड़े से गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट रूलर इनका दामाद होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब बैठते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर माने जाते हैं। इसी टाइम पर मंगोल्स का अटैक होता है और ये उससे बहुत अच्छे से टैकल करते हैं। फिर एकता सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ग्रुप ऑफ 40 चहलगानी स्टार्ट करते हैं और एक्सपेंशन भी अपना करते हैं। तो चीजें सारी करते हैं। इल्तुतमिश इसको भी पूरा कराते हैं जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रजिया सुल्ताना आएंगी। रजिया सुल्ताना पहली और आखिरी फीमेल रूलर है यहाँ की, ये बैठती हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर बलबन आएंगे। बलबन बहुत इंपॉर्टेंट रूलर माने जाएंगे गुलाम वंश के या स्लेव डायनेस्टी के। इसके बाद स्लेव डायनेस्टी आपकी खत्म होगी, खिलजी डायनेस्टी आ जाएगी। खिलजी डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आज की डेट में बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि इन्होंने जो मार्केट रिफॉर्म्स किए थे अगर उतनी स्ट्रिक्टली अभी फॉलो कर दिया जाए तो कितना फायदा होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार रिफॉर्म में कहा था अगर आप मेजर कम करते हो तो जितनी चीज आप मेजर कम करोगे उतना आपकी बॉडी का फ्लैश काट लिया जाएगा।
मान लीजिए कि आपको 1 किलो तौलना है, आपने 600 ग्राम तौला तो 400 ग्राम आपकी बॉडी का मांस काट के ले जाएंगे। तो इस डर से वहां पर जो दिल्ली के शॉपकीपर्स थे वो एक्स्ट्रा ही सामान देते थे, सस्ता भी देते और एक्स्ट्रा भी देते थे ताकि उनकी चीजें बची रहे। तो हार्श पनिशमेंट कहीं ना कहीं पीडीएस में रखना चाहिए। ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर जब खिलजी डायनेस्टी तक हम पहुंचे तो इतने इंपॉर्टेंट रूलर अलाउद्दीन खिलजी क्यों बने, ये एक्सपेंशन करना चाहते थे। एक्सपेंशन करने के लिए ना आर्मी चाहिए थी, आर्मी वही हो सकती है जो स्टैंडिंग हो, स्टैंडिंग आर्मी को इन्हें कैश में देना होगा, कैश में तब दे सकते हैं जब कम पैसा दे, कम पैसा तब देंगे जब उनकी नीड पूरी हो। नीड पूरी होने के लिए इन्होंने दिल्ली की मार्केट के रेट सबसे कम रखे थे, पीडीएस सिस्टम फॉलो किया था जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और राशनिंग बोलते हैं। दिल्ली में सबसे सस्ता सामान बेचा जाता था, उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाता था। तो खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। खिलजी के बाद बेटा तुगलक आएंगे। तुगलक में आपके मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक हाईली एजुकेटेड दिल्ली सल्तनत के इकलौते रूलर हैं, पर इन्हें वाइजेस्ट फूल बोला जाता है। कुछ डिसीजंस के लिए कराचिल, खुराचान, इन सब पे अटैक किया, उसके बाद टोकन करेंसी चलाई, इसके बाद दुआब में टैक्सेशन किया, अपनी कैपिटल दौलताबाद ले गए। तो ये 4-5 एक्सपेरिमेंट जो कि इसके चक्कर में फिरोज शाह तुगलक सबसे लंबे समय के लिए दिल्ली सल्तनत में रूल करने वाले रूलर हैं। इन्होंने करप्शन को भी बढ़ावा दिया, सारी पोस्ट हेरिडेटरी कर दी, बहुत कुछ उन्होंने किया। इवन शहर बहुत सारे बसाए, जैसे फिरोजाबाद वगैरह सब इन्होंने बसाया। फिरोज शाह तुगलक 2 पिलर्स थे, दिल्ली टोपड़ा, दिल्ली मेरठ, मतलब अशोक का टोपड़ा और मेरठ का ये पिलर उठा के ले आए थे दिल्ली में सजाने के लिए, तो इन्हें दिल्ली टोपड़ा, दिल्ली मेरठ बोला जाता है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद इंपॉर्टेंट सैयद है। सैयद डायनेस्टी में एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, भूल सकते हैं। लोधी डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी वही है जिन्होंने आगरा बसाया था, जो आगरा शहर आप देखते हैं वो इन्हीं के देन है। लोधी गार्डन्स भी इन्होंने बसाए थे दिल्ली में, तो बहुत सारा काम इन्होंने किया है। तो लोधी आ जाएगा। लोधी में लास्ट रूलर को अटैक होगा, तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट होगी, लोधी वर्सेस बाबर, और बाबर इसमें जीत जाएंगे। जैसे बाबर जीतेंगे वैसे हमारी मुगल डायनेस्टी आ जाएगी। मुगल डायनेस्टी में लिख नहीं रहा, आपको यहीं पे समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले बाबर आएंगे। बेटा बाबर 1526 से 1530 तक बैठेंगे। 1530 में इनकी डेथ के बाद हुमायूं बैठेंगे। हुमायूं 1530 से 1540 तक रूल करेंगे। 1540 में शेर शाह सूरी बैटल ऑफ चौसा में इन्हें हरा देंगे और हुमायूं यहां से चले जाएंगे। हुमायूं जब जा रहे होते तो रास्ते में ही इनको मीना बाजार में एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम की एज होती है 14 साल, हुमायूं की होती है 40 साल। हुमायूं हमीदा बानो बेगम से शादी करते हैं और 1 साल के अंदर ही अकबर पैदा हो जाते हैं। कहां पर? जब ये भाग रहे होते, राजपूत के प्लेस होते हैं अमरकोट। अमरकोट में अकबर पैदा होते हैं। अकबर को ले जाके अपने भाई के पास छोड़ते हैं, कामरान के पास। ये भी देख लीजिए। बाबर जब मरते हैं तो इनके 4 भाई बेटे होते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो हुमायूं पूरी डायनेस्टी 4 लोगों में बांट देते हैं। तो जब ये भाग रहे होते तो कामरान के पास जाते हैं। कामरान के पास अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के पर्शिया जाते हैं। पर्शिया के रूलर से कहते हैं कि मुझे मेरा एम्पायर रीसेटल करने के लिए हेल्प करो। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम सुन्नी हो, तुम शिया बन जाओ। तो हुमायूं कहते हैं कोई फायदा तो है नहीं, कौन फेसबुक है या मीडिया है कि लोगों को पता चल जाएगा मैं शिया सुन्नी क्या बना। तो कहते हैं ठीक, शाबाश हम शिया। आर्मी उठाते हैं, वापस आते हैं, कामरान पे अटैक करते हैं। कामरान अकबर को लटका देता है, कहता है लो चलाओ। तब भी वो गोले चलाते रहते हैं, गोले चलते रहते हैं। फाइनली जीत जाते हैं, कामरान हारते हैं। इधर शेरशाह सूरी मर चुके होते हैं। शेरशाह सूरी मरते हैं कालिंजर फोर्ट के पास। 6 महीने से घेरा डाले बैठे थे, 80 साल से ऊपर हो जाते हैं शेरशाह सूरी और बैटल नहीं जीत पाते। तो कालिंजर फोर्ट में इतनी गुस्सा आती है, कहते हैं गोला दाग दो, तो दाग दी जाती है। फोर्ट से लड़के वो आर्म एंड एम्यूनेशन में ही जाके गिर जाती है और शेरशाह सूरी के दिमाग में पता नहीं क्या था, एम्यूनेशन के पास ही जाके लेट जाते हैं। तो बहुत बुरी तरह इंजर्ड होते हैं। बाद में शेरशाह सूरी मर जाते हैं। शेरशाह सूरी के मरने के बाद हुमायूं को मौका मिलता है, हुमायूं वापस अपनी मुगल एम्पायर को पा लेता है। अब ये बेचारे 1955 में पाए होते हैं और 1555 में पाए होते हैं। 1555 में पाए होते हैं और 1555 में ही शेरशाह सूरी इनका पीछा नहीं छोड़ता। शेरशाह सूरी ने एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसका नाम रखा था शेर ए मंडल। उस लाइब्रेरी में हुमायूं पढ़ रहे होते हैं। पढ़ते पढ़ते नौकर होते हुए भी पता नहीं इनके दिमाग में क्या था, सीढ़ी चढ़ के खुद किताब निकालने चले जाते हैं। किताब निकालते निकालते गिर जाते हैं और भाई साहब मर जाते हैं। जैसे ये मरते हैं वैसे ही इनका वजीर होता है हेमू। वो क्या करता है, वो भी मुगल एम्पायर को कंट्रोल कर लेता है। हिंदू है और इसने बादशाह की उपाधि ली और अपने आप को दिल्ली पे बैठा दिया। बैरम खान अकबर के साथ मिलकर 1556 की बैटल ऑफ पानीपत फिर से होती है, सेकेंड,
और इस बैटल में इनको हराते हैं हेमू को, और बैरम खान जीत के अकबर को बैठा देते हैं। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बैरम खान की आर्मी 1/10 होती है, हेमू के पास पूरी मुगल आर्मी होती है, सबसे बड़ी दिल्ली की आर्मी होती है। अब बैरम खान ये जानते हैं इनको हराना बड़ा मुश्किल है, तो बैरम खान कहते हैं कि एक बंदा इनकी आंख पे तीर लगाएगा। बैटल ऑलरेडी पूरी बैरम खान हार चुके होते हैं, अकबर का फेट खत्म हो रहा होता है। गुस्से में एक मुगल सोल्जर गलती से तीर चलाता है कि जाओ हम हार रहे हैं, और वो तीर भगवान ना जाने कैसे हेमू की आंख में लग जाता है। हेमू बेहोश हो जाते हैं, आर्मी जीत जाती है और बैटल चलती रहती है। ठीक है बेटा। इसके बाद अकबर बैठते हैं। अकबर के रूल को सब डिवाइड किया है हमने पेटीकोट रूल में। बैरम खान का फेज आएगा, फिर फीमेल्स का फेज आएगा, फिर लास्ट में वो खुद रूल करेंगे। अकबर के बारे में बहुत सारी चीजें, झरोखा दर्शन, नवरोज, बहुत सारे फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट किए। इवन इन्होंने दीन इलाही नाम का अपना मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट चलाया। इनके भी नवरत्न थे जिसमें तानसेन बीरबल जैसे लोग थे। इनको जैसे हम खत्म करेंगे, इन्हीं की फेज में जब ये जिंदा होते हैं इसी टाइम पर इनका जो बेटा होता है सलीम, वो जहांगीर के नाम से बाद में बैठेगा, ये रिवोल्ट कर देता है, और एक साल बाद ही इनके मर जाते हैं। जहांगीर रूल करते हैं। जहांगीर के फेस के बारे में जब हम बेटा बात करेंगे तो यहां पर नूर जहां के बिना काम नहीं चलेगा। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो जहांगीर और नूर जहां के बारे में सारी बातें करेंगे। जहांगीर के बाद बेटा अगले रूलर शाहजहां बैठेंगे। शाहजहां जब बैठेंगे तो शाहजहां आपको पता है ताजमहल, लाल किला, इन सब के बारे में इन्होंने काम किया। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट फेज इनके टाइम पे आएगा। तो हम शाहजहां की बात करेंगे। शाहजहां जैसे ही होल्ड होते हैं वैसे आपका औरंगजेब आता है। औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है। औरंगजेब आपके मरेंगे 1707 में, और 1707 में इनके मरते स्टार्ट हो जाएगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम आ चुके हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपसे मैंने बोला 1707 से स्टार्ट होती है, तो ये अर्ली फेज की हम बात कर रहे हैं। 1707 में जैसे औरंगजेब मरेंगे आपके लेटर मुगल्स आ जाएंगे। लेटर मुगल्स बहुत वीक थे। उनके वीक होने का सबसे बड़ा कारण ये बना कि एक डायनेस्टी जो इतनी बड़ी थी वो छोटी होती चली गई। जब आपका मुगल एम्पायर छोटा हो गया तो ब्रिटिशर्स को वैक्यूम मिला। उसी टाइम पे मराठास को वैक्यूम मिला। पर मराठास जब 1761 की बैटल हार जाते हैं पानीपत की, तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब एक वैक्यूम आ गया, आपको एम्परर नहीं है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को स्टेबल करना स्टार्ट करती है। इससे पहले दो बैटल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757 प्लासी और 1764 बक्सर। ये आपको और समझनी पड़ेंगी। इनके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे जब मॉडर्न का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 1857 की रिवोल्ट होगी। 1857 की रिवोल्ट को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। 1857 की रिवोल्ट के बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी 1884 में, जिसको बोलेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। 85 हो जाता है, एज ऑब्वियस सी बात है। तो 85 में ये जब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेब्लिश होता है। इसके बाद से आपका मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं, फिर बाल लाल पाल इसी में आएंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जो आपका आएगा वो बेटा आएगा 1905 में, जब बंगाल डिवीजन किया जाएगा। तो इस बंगाल डिवीजन के बारे में चीजें पूछी जाती हैं। बंगाल डिवीजन कर्जन की एक आइडियोलॉजी थी। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ और 1857 के रिवोल्ट के बाद उनको लगा कि भाई हिंदू मुस्लिम में बहुत ज्यादा यूनिटी है, बहुत प्रॉब्लम हमें देगा, तो उस हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को खत्म करने के लिए इन्होंने ये काम किया और इन्होंने बंगाल डिवीजन का एक रोल प्ले किया और बंगाल डिवीजन हो गया। जब बंगाल डिवीजन हो गया तो इसी टाइम पर आपका पहला स्वदेशी बायकॉट स्टार्ट हुआ और 1905 के बाद ही 1906 में हमारा जो सेशन था उसमें स्प्लिट हो जाती, पर दादा भाई नौरोजी को फिर से प्रेसिडेंट बना दिया गया। पर 1907 में रासबिहारी बोस 1907 में रासबिहारी बोस बेचे और यहाँ पर सूरत स्प्लिट हो गई। सूरत स्प्लिट होने के बाद मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए। यहाँ से कांग्रेस का एग्जिस्टेंस खत्म होता हुआ दिखेगा। फिर 1909 का एक्ट आएगा। उसके बाद 1911 में दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट करेंगे कोलकाता से और दिल्ली दरबार करेंगे। यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंज हैं, उन पर बम फेंक दिया जाएगा। उन पर जब बम फेंका जाएगा उससे वो बच जाएंगे और दिल्ली दरबार हो जाएगा। 1914 में आपको पता है वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। इसी टाइम पे गांधी वापस आ जाते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब बेटा स्टार्ट होती है तो इस टाइम पे इंडिया जो होती है इनका साथ दे देती है और 1916 में गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे और यहीं पर लखनऊ सेशन होगा। एक्टिव पॉलिटिक्स मतलब नॉट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस बट चंपारण, खेड़ा और सत्याग्रह का टाइम आने वाला है इनके आश्रम स्टेब्लिश होने के बाद।
इधर लखनऊ सेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिलकर आएगी और पहली बार ये मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को थोड़ा फॉलो करेंगे और कहेंगे आपको हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे सकते हैं। इसको जब हम और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि 1919 का एक्ट आएगा और इसी के साथ यहां पर एक आपका एक्ट आ जाएगा जिसके थ्रू ये किसी को भी पकड़ सकते थे, किसी को भी जेल में डाल सकते थे। तो उस एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो उस एक्ट के बाद हम चीजें देखेंगे तो हमें और चीजें पता चलेंगे। आप देखिएगा कौन सा एक्ट आया था जिसके चक्कर में जलियांवाला मासकेयर हुआ। जलियांवाला मासकेयर हो जाएगा किचलू और सप्रू जी को पकड़ा गया था। ये दोनों कांग्रेस के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बनने वाले थे अगले अमृतसर के सेशन में। जलियांवाला मासकेयर होता है, मिशेल ओ डायर उस टाइम पे वहां के गवर्नर होते हैं और जनरल डायर इसे कराते हैं। तो ऊधम सिंह, मिशेल ओ डायर जो गवर्नर होते हैं इनको लंदन में मार देते हैं। जनरल डायर के लिए फिर कमेटी बनती है, हंटर कमेटी, इनको क्लीन चिट दे देती है। इसी टाइम पर फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट की बात होती है। यहां पे गांधी जी का फेज आ जाएगा। आप गांधी जी के बारे में जान लीजिए। गांधी जी के बारे में ऑलरेडी एक स्पेशल लेक्चर आपके वीडियोस में पढ़ा है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। गांधी जी के बारे में जब हम चीजें देखते हैं तो गांधी जी के बारे में आपको ये जानना है कि गांधी जी जब आए तो उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। जब चंपारण गए तो चंपारण में बेटा 3 कटिया सिस्टम चल रहा था। 3 कटिया सिस्टम ऐसा होता है 1/20 भाग में आपको नील पैदा करनी है, बट क्योंकि आर्टिफिशियल डाई जर्मनी ने बना लिया था तो नील की खेती की जरूरत नहीं थी, बट ये इसे छोड़ नहीं रहे थे। तो गांधी जी जाते हैं, प्लांटर से बात करते हैं, मूवमेंट होता है और 1/4 पेमेंट इन्हें देकर इस मूवमेंट को ये खत्म करते हैं और चीजें खत्म हो जाती हैं। इसके बाद खेड़ा जाते हैं तो खेड़ा में इन्हें पता चलता है कि भैया वहां पर फैमाइन आया है, तब भी सरकार टैक्स मान रही है। तो वो कहते हैं आप टैक्स मत दीजिए, बट बाद में जब कमेटी में बैठते हैं पता चलता है सरकार ने कहा जो दे सकता है वो देगा, जो नहीं दे सकता वो नहीं देगा। तो ये मूवमेंट भी यहीं पर विदहल्ड हो जाता है और ये चीजें भी यहां से खत्म कर दी जाती है। चंपारण, खेड़ा के बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है। ये प्लेग बोनस की बात होती है और वेजेस बढ़ाने की बात होती है। इसमें गांधी जी पहले अपनी हंगर स्ट्राइक करते हैं और ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल होता है। इनके फ्रेंड्स के अगेंस्ट भी वो यहाँ पे बैठ जाते हैं। इसके बाद बेटा खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक साथ स्टार्ट होता है। इसमें गांधी जी कहते हैं कि मुस्लिम्स के साथ जो हुआ, टर्की जो था, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो टर्की के जो एम्परर थे, सुल्तान थे, उनको खलीफा बोला जाता था। तो खलीफा के अगेंस्ट भी गए, टेरिटरीज कैप्चर कर ली। तो मूवमेंट था कि उनको ऑल वर्ल्ड मुस्लिम्स मूवमेंट कर रहे थे कि भाई इनको प्लेस दिया जाए कुछ, ताकि ये अपनी टेरिटरी और मुस्लिम सॉवरेंटी को बचा पाए। पर यहाँ पर एक कमाल पाशा बंदा आ जाता है, वो इन चीजों को खत्म कर देता है और मॉडर्न टैगलाइन में बनाता है, खुद को रिलीजन से हटा लेता है। तो टर्की मॉडर्न टैगलाइन पे चली जाती है। इसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत एक साथ चल रहा होता है, बट जब खिलाफत का क्वेश्चन खत्म होता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी वीक पड़ जाता है। गांधी जी कहते हैं कि 1 साल में आपको स्वराज्य मिल जाएगा, पर 1 साल में स्वराज्य मिलने की दशा नहीं दिखती। इसी के बाद चौरी चौरा हो जाता है 1922 में और इसी के बाद 1921 में जैसे ही चौरी चौरा होता है वैसे मूवमेंट वापस ले लेते हैं, मूवमेंट खत्म हो जाता है। मूवमेंट खत्म होते ही गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। गांधी जी के जेल में डालने के बाद कांग्रेस फंसती है। कांग्रेस कहती है कि भाई हमें इलेक्शन अब कंडक्ट करना चाहिए और जो नो चेंजेस होते हैं वो कहते नहीं करना चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलके अपनी नई पार्टी बना लेते हैं, स्वराज पार्टी, और इस स्वराज पार्टी से इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। बेलगांव सेशन होता है 24, गांधी जी से अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद ये दोनों वापस मिल जाते हैं, इलेक्शन करने का मौका मिलता है। 1919 के एक्ट में कहा गया था कि आगे इंडियंस को कितना रिप्रेजेंटेशन देना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 1927 और 28 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन का विद्रोह होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अपोज में लोग खड़े होते हैं, क्योंकि कोई भी इंडियन इसमें नहीं डाला गया था। इंडियन की रूलिंग की बात कर रहे थे उसके बाद भी। तो ये मूवमेंट चलता है। इसी के बाद आपका 1930-31 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ जाता है, जिसको आप डांडी मार्च से जोड़ के देखते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट में गांधी नहीं जाते, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड से पहले गांधी और इरविन में पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी जाते हैं, बट अंबेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे पर ये लड़ जाते हैं और अंबेडकर के खिलाफ खड़े होते हैं और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ के आ जाते हैं। फिर अंबेडकर साहब वापस आते हैं। अंबेडकर साहब इनसे पुणे की जेल में मिलते हैं और यहां पर होता है पूना पैक्ट, जिसके थ्रू अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करते, रिजर्वेशन से खुश हो जाते हैं। ये मूवमेंट खत्म होता है। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, कम्युनल अवार्ड घोषित किया जाता है और 1935 का एक्ट आ जाता है।
1935 के एक्ट के बाद अगला त्रिपुरी सेशन वगैरह आएगा जिसमें सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी का एपिसोड आ जाएगा। इन दोनों के खत्म होते वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी 1938 में। इस वर्ल्ड वॉर में इंडिया को मौका मिलता है कि वो इसे इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएं। तो ये उस कोशिश में लगते हैं और फ्रीडम की बात करते हैं। जो फ्रीडम की बात करते हैं तो उसे हम फ्री करा सकते हैं, उन चीजों को हम कर सकते हैं। तो हम इसकी प्रॉपर कोशिश में लग जाएंगे और यहां से फ्रीडम की बात करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरफ से यहां पर डू और डाई वाला स्लोगन बना देती है एंड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। और उधर सुभाष चंद्र बोस जो होंगे ये यहां से भाग के जापान पहुंच जाएंगे और यहां से आजाद हिंद फौज बना के सिंगापुर की तरफ से अटैक कर देंगे। इसी टाइम पर वर्ल्ड वॉर जब खत्म होने का टाइम आता है तो उस टाइम पर दोनों में इंडिया में आके जब ये प्रेशर बनता है अमेरिका की तरफ से कि इंडिया को फ्री किया जाए वरना जापान उसे इन्वेड कर देगी, तो इंडिया से पावर ट्रांसफर की बातें चलती हैं। पावर ट्रांसफर की बातें सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि जिन्ना साथ नहीं देते। बाद में माउंटबेटन प्लान में पाकिस्तान डिवाइड कर दिया जाता है और इंडिया डिवाइड कर दिया जाता है और 1947 में एक डिवीजन हो जाता है। इससे पहले क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई 26 जनवरी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, जब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया गया सॉरी, तो हम 26 जनवरी को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? तो जब हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी वो की थी 1928 में और हमने कहा था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे। तो 1930 में सबसे पहले 29 और 30 में सबसे पहले 26 जनवरी को हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया था रावी रिवर के किनारे। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो इस टाइम से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। तो 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे अपना सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। 1947 की इंडिपेंडेंस हमें मिल जाती है बेटा। 1947 की इंडिपेंडेंस डिवीजन के साथ आती है। नेहरू एरा स्टार्ट हो जाएगा 1947 से 1964। यहां पर आपका पब्लिक लॉ 480 आएगा, जो गेहूं और पल्सेस खरीदने का ऑफर होता है यूएस से, उसमें पब्लिक लॉ 480 उन्हें इनेबल करता है यूएस को पार्लियामेंट को कि वो गरीब देशों को सस्ता अनाज दे सके। इसके बाद आपको पता है पंचशील सिद्धांत, दलाई लामा का आना 1959 में और 1962 बैटल, फिर ये होना और गांधी नेहरू जी का हारना चाइना के खिलाफ और उसके बाद उनकी डेथ। तो 1964 में नेहरू की डेथ तक की हम बात करेंगे इस मॉडर्न इंडिया के लेक्चर में। इसके बाद इस चीज को हम खत्म करेंगे। तो इतना आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। अगर आप यूपीएससी या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इतना जीस्ट में देख लेंगे और प्रॉपर मैनर में पढ़ लेंगे तो चीजों का फायदा होगा। मैं फिर बोलूंगा, मैंने आपको एक जीस्टिंग लेक्चर दिया, ओवरऑल लेक्चर नहीं दिए। अब जो आपके लेक्चर आएंगे इस इंट्रोडक्शन के बाद वो ब्रेक कर करके इसी के बारे में आएंगे। तो स्टे ट्यून, कंटिन्यूअसली में आप चलेंगे। लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ बुक्स बता दे रहा हूं जो आपको खरीदनी है और जिसके बारे में आपको काम करना है। तो मैं आपको एक बुक की लिस्ट देने जा रहा हूं। अब हम बुक्स के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। अगर आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी, ओल्ड टेक्स्ट, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की आप बुक्स ले लीजिए, काफी है आपके लिए। इसके बाद अगर आप एंशिएंट में और पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम वाले झा श्री माली ले लें, ये बहुत अच्छी बुक है। इंग्लिश मीडियम वाले डीएन झा सिर्फ ले लें, ये भी आपके काम आ जाएगी। अगर आप मिडिवल पढ़ना चाहते हैं और तो आप सतीश चंद्रा ले सकते हैं, दोनों लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर आपको और बेसिक पढ़ना है तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एनसीईआरटी आपको दे ही दी और इसके साथ बीएल ग्रोवर। अगर इतनी चीजें आप मिक्स कर लेते हैं तो आपका फायदा हो जाएगा। फिर से बोलूंगा, किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप बेटा अनसॉल्व्ड की प्रिपरेशन नहीं करते। अनसॉल्व्ड और सिलेबस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अनसॉल्व्ड और सिलेबस के बारे में आप अपने अपडेट्स लें, इसके बिना आपको हेल्प नहीं होगी। तो अनसॉल्व्ड और सिलेबस को आप पढ़ें, समझें, तभी आपका फायदा होगा। इतनी चीजें अगर आप प्रॉपर मैनर में करते हैं तो आप अपने एग्जाम तक जा सकते हैं और प्रॉपर मैनर में इसे समझ और कर सकते हैं। टाइम दें अपने आप को, बेहतर करें। बेहतर करने के लिए समय चाहिए होता है, समय आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।